हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी AEW के काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं और आज इस वीडियो में भी हम AEW के काफ़ी सारे अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या CM Punk AEW कंपनी के लिए एक अच्छे फिट बन सकते हैं या नहीं। जॉन मॉक्सली ने भी हाल फिलहाल में अपने WWE रिटर्न को लेकर एक अपडेट दी है। टोनी खान ने रिवील किया कि AEW और TNA इम्पैक्ट के बीच के पार्टनरशिप के लिए कौन जिम्मेदार है। AEW ने एक और नया ट्रेडमार्क फिल करवाया है और हाल ही में स्टिंग के AEW डेब्यू मैच को लेकर कुछ अपडेट्स सामने आए हैं। जो सारी अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के नए ट्रेडमार्क की। तो गाइज अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हाल ही में AEW ने बुलेट क्लब के टू स्वीट नाम का एक ट्रेडमार्क फाइल करवाया है। पर इसके बाद आज लगातार दूसरी बार AEW ने एक और नया ट्रेडमार्क फाइल करवाया है। जो ट्रेडमार्क भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रेडमार्क है, क्योंकि गाइज इस ट्रेडमार्क का नाम है बैटल ऑफ बेल्ट्स, जो कि आपको कोई नॉर्मल ट्रेडमार्क लग सकता है। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ट्रेडमार्क पहले NWA रेसलिंग कंपनी के नाम था और साल 70s, 80s और 90s में NWA बैटल ऑफ बेल्ट्स नाम का एक पेपर करती थी। जो ट्रेडमार्क हाल ही में NWA ने इशू नहीं किया था, पर इसके बाद अब AEW ने ये ट्रेडमार्क अपने नाम के ऊपर रजिस्टर कर लिया है। पर जहां तक बात है इस ट्रेडमार्क के कैटेगरी की, तो गाइज AEW ने ये ट्रेडमार्क अपने मर्चेंडाइज के लिए फाइल करवाया है। और AEW के हिसाब से AEW ये ट्रेडमार्क अपने मर्चेंडाइज और अपने शॉप के लिए इस्तेमाल करने वाली है। पर इसके बावजूद भी AEW को लेकर ऐसे कई सारे रूमर्स सामने आ रहे हैं कि गाइज हमें AEW की तरफ से AEW बैटल ऑफ बेल्ट्स नाम का कोई इवेंट देखने को मिल सकता है, जिस इवेंट में AEW के सभी चैंपियंस एक दूसरे को फेस करेंगे। और अपने इसी इवेंट के लिए AEW ने ट्रेडमार्क फाइल करवाया है। जो हाल फिलहाल में कुछ रूमर्स AEW के इस नए ट्रेडमार्क को लेकर आ रहे हैं, पर AEW ने तो ये ट्रेडमार्क मर्चेंडाइज कैटेगरी में फाइल किया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे AEW इस ट्रेडमार्क को किस तरीके से इस्तेमाल करती है। पर इसके अलावा इस ट्रेडमार्क को लेकर और भी थोड़े फार रूमर्स आ रहे हैं कि गाइज हमें पॉसिबली इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW कंपनी के बीच के किसी पेपर का नाम या फिर इन दोनों कंपनियों के बीच के किसी इवेंट का नाम बैटल ऑफ बेल्ट्स देखने को मिल सकता है, जिस इवेंट में हमें AEW के चैंपियंस इम्पैक्ट रेसलिंग के चैंपियंस को फेस करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी एक प्योर स्पेकुलेशन है, पर आगे इस ट्रेडमार्क को लेकर कोई डिटेल्स आते हैं तो गाइज वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW कंपनी के बीच के पार्टनरशिप की, और जानते हैं कि टोनी खान ने इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW कंपनी के बीच के पार्टनरशिप के लिए 100% क्रेडिट किसे दिया है। तो गाइज सबसे पहले सरप्राइजिंग चीज ये थी कि डॉन कैलिस TNA कंपनी के प्रेसिडेंट होने के बावजूद AEW के डायनामाइट शो पर आ रहे थे। पर इसके बाद सबसे बड़ी शॉकिंग चीज ये हुई कि केनी ओमेगा AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद ओमेगा AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ इम्पैक्ट रेसलिंग पर चले गए। और उसके बाद हमें बुलेट क्लब का एक रियूनियन भी देखने को मिला। और अब तक तो ये क्लियर हो चुका है कि इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW साथ में मिलकर काम कर रही है। पर हाल ही में टोनी खान रेने ब्रैकेट के पॉडकास्ट पर गए थे और वहां पर टोनी खान से सवाल पूछा गया कि इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW कंपनी के बीच में पार्टनरशिप कैसे हुई और इस पार्टनरशिप के पीछे सबसे मेन हाथ किसका है। जिस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW कंपनी के बीच के पार्टनरशिप का पूरा क्रेडिट केनी ओमेगा को देते हैं। और यहाँ पर आगे टोनी खान ने कहा कि केनी ओमेगा सबसे पहले टोनी खान के पास आए थे और केनी ओमेगा ने टोनी खान को आइडिया पिच किया। पर टोनी खान केनी ओमेगा की इस आइडिया के ऊपर 100% श्योर नहीं थे कि आइडिया काम करेगा या नहीं। पर टोनी खान ने केनी ओमेगा से कहा कि अगर इस आइडिया से ओवरऑल रेसलिंग को फायदा होता है तो फिर टोनी खान इस आइडिया के ऊपर काम करने के लिए सोच सकते हैं। जिसके बाद केनी ओमेगा ने टोनी खान को एंगल करने के लिए कन्विंस किया। और आज जो चीजें हमें AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग के बीच में देखने को मिल रही है, वो सारी चीजें केनी ओमेगा की वजह से ही हो रही है। ये बात कहकर टोनी खान ने इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW कंपनी के बीच के पूरे पार्टनरशिप का 100% क्रेडिट केनी ओमेगा को दिया है। और टोनी खान ने कहा कि अगर केनी ओमेगा टोनी खान के पास ये आइडिया लेकर नहीं आते तो फिर प्रॉबेबली टोनी खान इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ मिलकर कभी नहीं काम करते। पर इस स्टोरी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में स्टिंग के AEW रेवोल्यूशन पेपर में डेब्यू मैच को लेकर कौन कौन से अपडेट सामने आए हैं। तो गाइज मैंने आपको एक अनाउंसमेंट वीडियो में बता दिया था कि AEW ने ये कंफर्म कर दिया है कि गाइज हमें स्टिंग AEW के रेवोल्यूशन पेपर में AEW कंपनी में अपना इन रिंग डेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और वो डार्बी एलिन के साथ मिलकर एक स्ट्रीट फाइट टैग टीम मैच में रिकी स्टार्क्स और ब्रायन केज को फेस करने वाले हैं। जो न्यूज तो काफी बड़ी है और यहाँ पर AEW ने स्ट्रीट फाइट मैच की स्टिपुलेशन भी रख दी है। पर
क्या स्टिंग 61 साल की उम्र में भी रेसल कर पाएंगे या नहीं, इस सवाल के ऊपर बात करते हुए हाल ही में अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर डेव मेल्जर ने कहा कि स्टिंग ने अपने रेसलिंग करियर में काफी वर्स्ट इंजरी को सफर किया है और इसी इंजरी के चलते स्टिंग को रिटायरमेंट पे लेनी पड़ी थी और अब स्टिंग की उम्र भी 61 साल हो चुकी है। तो फिर डेव मेल्जर को नहीं लगता कि स्टिंग AEW कंपनी में अच्छी तरीके से रेसल कर सकते हैं और यही स्टिंग के AEW कंपनी में डेब्यू मैच के ऊपर बात करते हुए डेव मेल्जर ने कहा कि स्टिंग का AEW में डेब्यू मैच कोई लाइव स्ट्रीट फाइट मैच ना होकर एक प्री टेप्ड सिनेमैटिक स्ट्रीट फाइट मैच हो सकता है जो कि AEW बहुत पहले ही टेप कर लेगी और हमें ये मैच AEW के रेवोल्यूशन पेपर में देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर डेव मेल्जर के हिसाब से इस सिनेमैटिक मैच में भी स्टिंग किसी तरीके के बम्प्स नहीं लेते हुए दिखाई देने वाले और यहाँ पर उनके हिसाब से जब भी सिनेमैटिक मैच में स्टिंग कोई बम्प लेंगे तब हमें प्रोबेबली एक स्टंटमैन स्टिंग को रिप्लेस कर स्टिंग की जगह बम्प्स लेते हुए दिखाई दे सकता है, जो बात डेव मेल्जर ने हाल ही में अपनी रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर रिवील की है। और डेव मेल्जर का कहना यह था कि स्टिंग का यह मैच कोई नॉर्मल मैच ना होकर सिनेमैटिक मैच हो सकता है, जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप स्टिंग का एक सिनेमैटिक मैच देखना चाहते हैं या फिर आपको लगता है स्टिंग का कोई नॉर्मल मैच हो। पर जहाँ तक बात है मेरी, तो मैं तो किसी भी तरीके से स्टिंग को AEW कंपनी में एक्शन में देखना चाहता हूँ, चाहे वो सिनेमैटिक मैच हो या फिर कोई नॉर्मल मैच। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि जॉन मॉक्सली ने WWE में जाने के ऊपर क्या कहा। तो गाइज मुझे लगता है कि प्रोबेबली आप में से कई सारे लोगों को ये अपडेट पता होगी, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि गाइज हाल ही में जॉन मॉक्सली आस्क मी एनीथिंग पॉडकास्ट पर गए थे और यहाँ पर जॉन मॉक्सली से कई सारे सवाल पूछे गए, जिनमें से एक सवाल ये था कि क्या जॉन मॉक्सली कभी दोबारा से WWE में जाने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। और इस सवाल का जवाब देते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि अगर जॉन मॉक्सली को कभी भी WWE की तरफ से कोई भी ऑफर आता है तो फिर जॉन मॉक्सली दोबारा से WWE कंपनी में जाने के ऊपर सोच सकते हैं और अगर जॉन मॉक्सली को WWE का ऑफर सही लगता है तो फिर जॉन मॉक्सली WWE में जाएंगे। लेकिन जॉन को नहीं लगता कि जॉन के WWE छोड़कर जाने के बाद अब WWE कभी भी जॉन मॉक्सली को दोबारा से अपनी कंपनी में लाने के लिए अप्रोच करने वाली है। और आगे जॉन मॉक्सली ने यह भी कहा कि आज के बाद जॉन मॉक्सली उसी कंपनी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे जो कंपनी जॉन मॉक्सली को पूरी तरीके से क्रिएटिव फ्रीडम दे और जहां पर जॉन मॉक्सली पूरे फ्रीडम के साथ अपना काम कर सके, जो बात हाल ही में जॉन मॉक्सली ने अपने WWE रिटर्न के ऊपर कही है। और इससे हम समझ सकते हैं कि जॉन मॉक्सली को दोबारा से WWE कंपनी में जाने के लिए कोई एतराज नहीं है, लेकिन मॉक्सली चाहते हैं कि WWE जॉन मॉक्सली को क्रिएटिव फ्रीडम दे या फिर WWE अपने तरफ से जॉन मॉक्सली को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन दे जो स्टोरी लाइन प्रेजेंट करने के लिए भी जॉन मॉक्सली को मजा आए। पर इन सबके बावजूद जॉन मॉक्सली को कभी नहीं लगता कि WWE जॉन मॉक्सली को अप्रोच करने वाली है, जो बात भी सही है क्योंकि गाइस WWE छोड़कर जाने के बाद जॉन मॉक्सली ने WWE के बारे में काफी भली बुरी बातें कही थी। इसीलिए मुझे तो नहीं लगता कि WWE दोबारा से कभी भी जॉन मॉक्सली को अपनी कंपनी में लाने के लिए इंटरेस्टेड है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप दोबारा से जॉन मॉक्सली को WWE कंपनी में देखना चाहते हैं या नहीं। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल स्टोरी की और जानते हैं कि क्या CM पंक AEW कंपनी में एक परफेक्ट फिट बन सकते हैं या नहीं। तो गाइज जहाँ तक बात है CM पंक की, तो जब से CM पंक ने रेसलिंग छोड़ी है तब से CM पंक को लेकर ऐसे काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं कि हमें प्रोबेबली कभी भी CM पंक किसी भी रेसलिंग कंपनी में रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर आज तक तो वो सभी बातें झूठ ही रही है। पर हाल ही में जब जॉन मॉक्सली आस्क मी एनीथिंग पॉडकास्ट के ऊपर अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो यहीं पर जॉन मॉक्सली से यह सवाल भी पूछा गया कि क्या जॉन मॉक्सली को लगता है कि CM पंक AEW कंपनी के लिए एक परफेक्ट फिट हो सकते हैं या नहीं। जिस सवाल का जवाब देते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि ये सब बातें CM पंक के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या वो सच में AEW कंपनी में आना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि AEW एक ऐसी रेसलिंग कंपनी है जहां पर काफी सारे रेसलिंग फैंस आते हैं और यही रेसलिंग फैंस मिलकर ये कंपनी चलाते हैं। और अगर CM पंक को रेसलिंग से प्यार है तो फिर CM पंक AEW कंपनी में आएंगे ही। और अगर CM पंक अपने आप को AEW कंपनी के लिए परफेक्ट फिट मानते हैं तो CM पंक हमें डेफिनेटली AEW कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। जो बात जॉन मॉक्सली ने CM पंक के AEW कंपनी में परफेक्ट फिट होने के ऊपर कही, और मॉक्सली की बातें सुनकर तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मॉक्सली की बात सही है कि अगर CM पंक सच में रेसलिंग को प्यार करते हैं तो फिर CM पंक AEW कंपनी में आ सकते हैं। और अगर वो AEW कंपनी में आते हैं तो फिर वो अपने आप को AEW कंपनी के लिए परफेक्ट फिट मानते हैं। लेकिन गाइज आपका इस स्टोरी के ऊपर क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और क्या आपको लगता है कि CM पंक AEW कंपनी के लिए परफेक्ट फिट बन सकते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?